नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव की खबरों को लेकर हम हर रोज आपके बीच हाजिर होते हैं। न्यूज नाउ की टीम उत्तर बंगाल की 8 लोकसभा सीटों का चुनावी विश्लेषण कर रही है। इस चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी है, क्या है मतदाता का मिजाज, क्या है चुनावी मुद्दे, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम उत्तर बंगाल के सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि गांव-गांव में जाकर लोगों के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में, जहां इस बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ नाउ। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से दार्जिलिंग लोकसभा सीट हमेशा से चर्चा में रहा है और इसकी खूबसूरती के बीच हर लोकसभा चुनाव में स्थानीय राजनीतिक दांवपेची से हॉट सीट में तब्दील कर देता है। 2009 से हर लोकसभा चुनाव में गोरखालैंड अलग राज्य का भूत बाहर निकल कर आ जाता है। इस मुद्दे पर दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर जीत हार निर्भर करता है, लेकिन इस बार दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर अलग गोरखालैंड राज्य का मुद्दा ठंडे बस्ती में चला गया है। इस बार का लोकसभा चुनाव विकास के मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है। दार्जिलिंग लोकसभा सीट अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन और दार्जिलिंग टी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ पूरे साल सैलानियों का तांता लगा रहता है। पूर्वोत्तर भारत का गेटवे माने जाने वाला सिलीगुड़ी शहर दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में ही स्थित है। सिलीगुड़ी को उत्तर बंगाल की अघोषित राजधानी कहा जाता है। सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या राज्य का मिनी सचिवालय भी है। 1986 में अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर पहाड़ पर जोरदार आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद पहाड़ की रानी को मानो नजर से लग गई। अलग गोरखालैंड राज्य के आंदोलन ने हजारों लोगों की जान ली और राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने जमकर राजनीति किया। यह सिलसिला आज भी नहीं थमा है। अलग गोरखालैंड की मांग पर राजनीतिक पार्टियों ने पहाड़ के लोगों को खूब सपने दिखाए और उन्हें खूब लूटा और यही वजह है कि आज पहाड़ के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के समय से पहाड़वासी भ्रमित है। उनके पास विकल्प की कमी है। उन्हें राज्य सरकार पर कम और केंद्र सरकार पर भरोसा ज़्यादा है। पहाड़ के लोगों को ऐसा लगता है कि गोरखालैंड समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकता है और यही वजह है कि पहाड़ के लोगों ने पिछले 3 लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों को चुनकर पार्लियामेंट में भेजा। इस बार भी पहाड़ की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। इस बार फिर भाजपा ने दूसरी बार अपने पूर्व सांसद राजू बिष्ट को उम्मीदवार बनाया है। कॉरपोरेट वर्ल्ड से होने की वजह से केंद्र की राजनीति में राजू बिष्ट की अपनी अच्छी पकड़ है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जेएनएलएफ और सीपीआरएम ही नहीं बल्कि अजय एडवर्ड की हम लोग पार्टी के काफी लोगों ने राजू बिष्ट को समर्थन किया है। भाजपा के नाराज चल रहे विधायक विष्णुपद शर्मा राजू बिष्ट के खिलाफ चुनावी मैदान में है, लेकिन लोकसभा जैसे आम चुनाव में इस तरह के उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती है। इस बार भी पहाड़ पर सिर्फ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच टक्कर है। एक और जहां भाजपा पहाड़ की तमाम रीजनल दलों के समर्थन से चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस अनित थापा के प्रजातांत्रिक पार्टी के समर्थन से चुनावी मैदान में। दार्जिलिंग लोकसभा सीट से बीजेपी हैट्रिक लगा चुकी है। इस बार भी भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में है। अनित थापा राजू बिष्ट पर कितना भारी पड़ते हैं यह तो वक्त बतलाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व दार्जिलिंग को हल्के में नहीं ले रहा है। भाजपा के लिए दार्जिलिंग लोकसभा सीट प्रतिष्ठा का अब सवाल है और यही वजह है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह दार्जिलिंग का दौरा कर चुके हैं। साल 2009 में जसवंत सिंह, साल 2014 में एसएस अहलूवालिया और साल 2019 में राजू बिष्ट ने इस संसदीय सीट पर जीत हासिल की है। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में जहां दार्जिलिंग, कार्शियांग और कालिम्पोंग जैसे पहाड़ी इलाके शामिल है, तो वहीं सिलीगुड़ी, माटीगढ़ा, नक्सलबाड़ी, चोपड़ा, फांसीदेवा जैसे समतल इलाके भी है। इस लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग रहा है। पहाड़ी मतदाता हार जीत में बहुत बड़ा फैक्टर है। इस चुनाव में पहाड़ पर मुद्दों की कमी है। न तो भाजपा और न ही तृणमूल कांग्रेस वाले अलग गोरखालैंड मुद्दे को उछाल रहे हैं। दोनों ही पार्टियां विकास को मुद्दा बनाकर मतदाताओं के बीच है। जीटीए के चुनाव में अनित थापा की पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। उसके बाद अनित थापा ममता बनर्जी के साथ मिलकर पहाड़ पर जबरदस्त विकास कार्य किए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पहाड़ की जनता इस बार पहाड़ के विकास के मुद्दों को लेकर अनित थापा के साथ खड़ी नजर आएगी या फिर राजू बिष्ट के साथ। बात अगर हम समतल की करें तो यहाँ हिंदी भाषियों का समर्थन भाजपा के साथ ज़्यादा है। वहीं बांग्ला भाषियों का एक बड़ा तबका आज भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा नजर आ रहा है।
उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि भाजपा हिंदी प्रदेश की पार्टी है और ममता बंगाल की बेटी है, जिसने लंबे संघर्ष के बाद बंगाल की राजनीति में एक अपनी अलग जगह बनाई है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर विपक्षी दलों की वोट का है। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने भले ही वाम फ्रंट के समर्थन से अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारा है, लेकिन चुनावी टक्कर में कांग्रेसी उम्मीदवार मुनीष तामंग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारी के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वामपंथियों का वोट भाजपा के झोली में जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो राजू बिष्ट को काफ़ी फायदा होने वाला है। राजू बिष्ट की खासियत यह भी है कि वह हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी और नेपालियों के बीच बहुत पॉपुलर है। पिछले 5 सालों तक राजू बिष्ट इलाके के लोगों के साथ जुड़े रहे और इसका फायदा कहीं ना कहीं राजू बिष्ट को इस चुनाव में मिलेगा। दार्जिलिंग लोकसभा सीट 3 जिलों की विधानसभा सीटों से मिलकर बना है। एक दार्जिलिंग जिला, दूसरा कालिम्पोंग जिला और तीसरा उत्तर दिनाजपुर जिले का चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र। दार्जिलिंग संसदीय सीट में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी का 5 विधानसभा केंद्रों पर कब्जा है। लोकसभा चुनाव और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में दार्जिलिंग जिला क्षेत्र में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी। तृणमूल कांग्रेस एवं क्षेत्रीय दलों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन 2022 में हुए सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव एवं सिलीगुड़ी महकमा परिषद चुनाव में बीजेपी को पराजित कर टीएमसी ने सिलीगुड़ी नगर निगम और सिलीगुड़ी महकमा परिषद पर कब्जा कर लिया। साल 2022 में दार्जिलिंग नगर पालिका चुनाव में अजय एडवर्ड की हम लोग पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं टीएमसी समर्थित अनित थापा की भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने जीटीए चुनाव जीतकर जीटीए पर कब्जा कर लिया। पहाड़ के राजनीतिक समीकरण हमेशा बनते बिगड़ते रहे। कब कौन किससे जुड़ जाएगा और कब कौन किससे दूर हो जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। 2021 की मतदाता सूची के अनुसार इस निर्वाचन क्षेत्र में 16,99,267 मतदाता, 2,371 मतदान केंद्र हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के राजू बिष्ट ने टीएमसी के अमर सिंह रॉय को हराकर दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में 4,13,443 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। राजू बिष्ट को 7,50,067 वोट मिले। उन्हें 59.19% मत मिले थे, जबकि टीएमसी के अमर सिंह रॉय को 3,36,624 वोट के साथ 26.56% मत मिले। कांग्रेस के शंकर मालाकार को 65,186 मत के साथ 5.14% और सीपीआईएम के समन पाठक को 50,524 मत के साथ 3.99 मत मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 78.71% मतदान हुआ था। कुल मिलाकर 17 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। दार्जिलिंग लोकसभा सीट को लेकर इस बार दिलचस्प मुकाबला है। आने वाले 3 दिन दार्जिलिंग लोकसभा सीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ और समतल के बनते और बिगड़ते समीकरण पर ही दार्जिलिंग लोकसभा सीट का भविष्य निर्भर करेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए संसदीय क्षेत्र की चुनावी खबरों को लेकर। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। दे मुझे इजाज़त। नमस्कार।